हेलो दोस्तों, सीटीईटी की विशेष तैयारी के लिए जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स को क्रमबद्ध तरीके से अगर अच्छे से विश्लेषण करके उसको पढ़ा जाए तो आसानी से सीटीईटी को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो आज हम उसी से संबंधित एक टॉपिक है और वो है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इस पर आज हम विशेष क्लास करेंगे। इस टॉपिक पर अच्छे ढंग से आज हम करेंगे। इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इससे दो तीन क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं और इस टॉपिक को फुल्ली कवर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ दो चीजें हैं, एक है आनुवांशिकता और दूसरा है वातावरण। आनुवांशिकता और वातावरण, बच्चों पर आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं। आनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी, तो मूल रूप से जो माता पिता के गुण, जो जनकों के गुण उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उस गुण को हम आनुवांशिकता, उस गुण को हम हेरिडिटी कहते हैं। यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि जनक से जो कैरेक्टर, जो गुण उनके संतान में गया, जनक का मतलब हो गया माता पिता, तो माता पिता के जो गुण होते हैं ये संतान में अगर जाते हैं तो इस गुण को हम आनुवांशिक गुण कहते हैं और इस घटना को हम आनुवांशिकता कहते हैं। अर्थात वह घटना जिस घटना के वशीभूत होकर, जिस घटना के होने की वजह से माता पिता के गुण उसके संतानों में चले जाते हैं, इस गुण को हम आनुवांशिकता कहते हैं। तो इससे तो निश्चित रूप से यह ज्ञात होता है कि जो कैरेक्टर, आनुवांशिक कैरेक्टर होते हैं, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं, ये कैरेक्टर तो संतानों पर अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स ड्रेवर, याद रखना है, जेम्स ड्रेवर। तो जेम्स ड्रेवर जो एक साइंटिस्ट थे, जेम्स ड्रेवर, उनके अनुसार शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होता है। यह एक जेम्स ड्रेवर का कथन है। इस कथन को हम आगे चल के इस पर हम विचार करेंगे। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं, विशेषताओं का मतलब गुणों, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से उनके संतानों में, माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होता है, हस्तांतरण होता है, ऐसा कहना है जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर जेम्स ड्रेवर ने बताया
कि शारीरिक एवं मानसिक यानी कि फिजिकल बॉडी से संबंधित, शरीर से संबंधित जो बातें हैं उसको हम कहेंगे शारीरिक, और दिमाग से संबंधित जो बातें हैं, विचारों से संबंधित जो बातें हैं, बुद्धि से संबंधित जो बातें हैं, उन बातों को हम कहेंगे मानसिक। तो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो होती है वो माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, एक विचारक थे, उनका नाम था H.A. पैटरसन। उनके अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के जैसे ही व्यवहार करता है। माता पिता और उसके पूर्वजों के गुण व्यक्ति में समाहित होते जाते हैं। एक दूसरा सिद्धांत, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की विशेषताओं को प्राप्त करता है। ये सिद्धांत हैं H.A. पैटरसन। एवं वुडवर्थ। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये सिद्धांत दे दिए जाएंगे, ये जो सिद्धांत दिए गए हैं, ये जो थ्योरी दिया गया है वो थ्योरी दिया जाएगा कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होता है। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होता है। तो यह हस्तांतरण जो होता है, ये सिद्धांत किसका है? तो आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर का। और व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों के जो गुण हैं, जो पुराने पूर्वज, उनके पूर्वज, बहुत सारे पूर्वजों के जो गुण हैं, वह अपने पूर्वजों के गुण माता पिता के माध्यम से प्राप्त करता है। ये सिद्धांत है H.A. पैटरसन का और वुडवर्थ का। एक सिद्धांत है कार्बनिक क्रम विकास, आप जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। कार्बनिक क्रम विकासवाद जो एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। तो इस सिद्धांत से संबंधित कुछ और भी सिद्धांत हैं जो कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी दिए हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर एक विश्लेषण प्राप्त होता है जिसमें ये पता चलता है कि जो भी इंसान जिन परिस्थितियों से होकर के डेवलप किया है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य जो था वह पहले जिन अवस्थाओं में था, जिन अवस्थाओं से उसका विकास हुआ है, वो सारी अवस्थाएं उसके भ्रूण के विकास में होती है। तो ठीक उसी तरह से पूर्वजों के जो कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर्स माता पिता के माध्यम से उसके संतानों में आता है। यह कथन वुडवर्थ का है। अब प्रश्न ये उठता है कि आनुवांशिकी का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, किस प्रकार से पड़ेगा? आनुवांशिकी का जो प्रभाव है, जो वंशानुक्रम का प्रभाव है, जो वंशागति का प्रभाव है, यह प्रभाव दो तरीके से हमारे ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर पड़ता है। ये है, यानी यहाँ देख लीजिए, अनुवांशिकता के जो गुण होते हैं, अर्थात इसके जो कैरेक्टर हो गए, ये जो गुण हो गए, ये हो गए आनुवांशिक गुण, और ये गुण प्रभाव डालते हैं कहाँ? तो शारीरिक प्रभाव डाल सकते हैं, और मानसिक प्रभाव डाल सकते हैं। शारीरिक प्रभाव डालेंगे और मानसिक प्रभाव डालेंगे, यानी किसी भी बच्चे में आनुवांशिकता का शारीरिक प्रभाव और मानसिक प्रभाव, ये दोनों तरह के प्रभाव डाले जा सकते हैं। अर्थात आनुवांशिक गुण जो है, यह शरीर में अस्थायी रूप से दिखाई पड़ सकता है, माता पिता के आनुवांशिक गुण, और ये मानसिक रूप से दिखाई पड़ सकते हैं। और जब यह शारीरिक रूप से दिखाई पड़ेगा और मानसिक रूप से दिखाई पड़ेगा, तो
शारीरिक प्रभाव और मानसिक प्रभाव ये दोनों मिल करके बनता है चारित्रिक प्रभाव। चारित्रिक प्रभाव, चारित्रिक प्रभाव क्या हम कर सकते हैं? चरित्र पर पड़ने वाले प्रभाव। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारी शारीरिक संरचना जो होती है, हमारी जो शारीरिक संरचना होती है, किसी भी बच्चे की जो शारीरिक संरचना होती है वह उसकी शारीरिक संरचना है। उसकी मानसिक संरचना होती है। शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना दोनों ही संरचनाओं से मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो अब आनुवांशिकता का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ से आप आनुवांशिक गुण आते कहाँ से हैं? तो माता पिता से आते हैं आनुवांशिक गुण। तो माता पिता के आने वाले आनुवांशिक गुण शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं, मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकते हैं और इन दोनों के कारण चरित्र का निर्माण हो सकता है। तो अगर प्रश्न यह पूछेगा, मान लीजिए कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछे कि आनुवांशिक गुण किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं, शारीरिक प्रभाव डालते हैं, मानसिक प्रभाव डालते हैं और चरित्र पर प्रभाव डालते हैं, ऑप्शन डी इनमें सभी पर प्रभाव डालते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन तीनों पर प्रभाव डालते हैं। शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं, मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालते हैं यानी मानसिक प्रभाव डालते हैं और चरित्र पर भी प्रभाव डालते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शारीरिक प्रभाव क्या है, मानसिक प्रभाव क्या है और चारित्रिक प्रभाव क्या है? तो शारीरिक प्रभाव में क्या है? शरीर में व्यक्ति का क्या हो सकता है? शरीर में शरीर का गठन हो सकता है, शरीर की संरचना हो सकती है। तो शारीरिक प्रभाव के अंतर्गत किसी भी बालक का रंग, आकार, बालक का रंग, उसका आकार, उसका शारीरिक गठन, शारीरिक गठन, उसके बाद उसकी ऊंचाई, ये हम शारीरिक प्रभाव की बात कर रहे हैं। शारीरिक प्रभाव की बात, शारीरिक प्रभाव ये आ गया, माता पिता से आ गया इसका शारीरिक प्रभाव। तो शारीरिक प्रभाव में किसी भी बालक का रंग शारीरिक प्रभाव है, आकार शारीरिक प्रभाव है, शारीरिक गठन शारीरिक प्रभाव है और इसके बाद ऊंचाई, ये इसका शारीरिक गठन है। तो इसके निर्माण में माता पिता के कैरेक्टर आ जाते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कई लोगों में जुड़वे बच्चे जन्म लेते हैं। तो जुड़वे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जुड़वे बच्चे के जन्म लेने की स्थिति में, अब जन्म लेने की जो प्रक्रिया है मनुष्य में, उसमें क्या है? मनुष्य में जो जन्म लेने की प्रक्रिया है उसमें अंडाणु और शुक्राणुओं का आपस में संलयन होता है। अंडाणुओं का माता और पिता, अब माता, यहाँ ध्यान दीजिए, ये माता और यहाँ हो गए पिता। अब माता से अंडाणु और पिता से शुक्राणु, तो इस तरह से अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस तरह से जो युग्मनज बना है, ये जब दो अंडाणु यानी अलग से अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो फिर युग्मनज बनेगा। तो इस तरह से दो अलग अलग युग्मनज का निर्माण होता है। जब दो युग्मनज बनते हैं, जब दो जाइगोट बनता है, तब संतान जो उत्पन्न होता है वह संतान होता है जुड़वा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जुड़वा संतान जो है, जो जुड़वा संतान होता है, तो जुड़वा संतान में अलग अलग अंडाणु होते हैं, अलग अलग शुक्राणु होते हैं। एक ही माता पिता के अलग अलग अंडाणु होते हैं और अलग अलग शुक्राणु होते हैं, जिसकी वजह से उनमें समानता तो बहुत अधिक होती है लेकिन आनुवांशिक स्तर पर बहुत अधिक भिन्नताएं भी पाई जाती है। तो यह भी एक प्रश्न बनता है कि जुड़वा संतानों से उत्पन्न होने वाले बच्चों में क्या आनुवांशिक समानताएं होंगी या नहीं होंगी, और यदि होंगी तो क्या आनुवांशिक विषमता भी हो सकती है? तो निश्चित रूप से आनुवांशिक समानता तो होगी ही होगी। इसलिए होगी क्योंकि ये एक ही माता पिता के संतान हैं, इसलिए आनुवांशिक रूप से बहुत हद तक समानता होगी, लेकिन आनुवांशिक भिन्नता भी हो सकती है।
इसलिए हो सकती है क्योंकि ये जो माता पिता होते हैं, ये जो युग्मनज, ये अलग अलग युग्मनज अलग अलग जाइगोट की वजह से बनता है, इसलिए ऐसा होता है। तो युग्मनज अलग अलग हैं लेकिन उसमें भिन्नताएं होती हैं। उसके बाद एक चीज और है कि कई कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं और वह उदाहरण है वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया वर्णांधता। तो वर्णांधता एक बीमारी है और इस बीमारी में व्यक्ति को लाल, रेड और ग्रीन ये दो कलर दिखाई नहीं पड़ता है। वर्णांधता रोग में लाल और हरा ये दो कलर दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति में, इसको पूरा समझ लेने पर ही आप समझ सकते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता रोग है, अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस से जो संबंधित जीन है उसको संबंधित सिंबल हम ले लेते हैं सी, यानी सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अब ध्यान दीजिए, किसी भी जीव की बात छोड़िए, मनुष्य की बात हम करते हैं। मनुष्य में जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर क्रोमोसोम में स्थित जीन के कारण होता है। ये याद रखने वाली बात है कि मनुष्य में जो गुण होता है, इस गुण का कारण उसका क्रोमोसोम है, उसका गुणसूत्र है। गुणसूत्र का अर्थ ही है गुण, ऐसा सूत्र जिसमें गुण हो उसको हम कहते हैं गुणसूत्र। तो जिसमें गुण होता है, जिसमें गुणसूत्र में गुण होता है और गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं, तो मूल रूप से जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी गुण के लिए। अब जीन हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई भी बालक है, हम यहाँ लिखते हैं माता। अब माता के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और पिता के पास XY क्रोमोसोम होता है। एक्स गुणसूत्र माता के पास होता है और XY गुणसूत्र पिता के पास होता है। अब देखिए कि यदि इस माता के ऊपर X क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के ऊपर C वाला जीन है, C यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, और पिता को यह जीन नहीं है, तो अब देखिए कि क्या होगा। यह जो XC है यह एक ही है। अगर ये दोनों C रहता तो हम इसको बोलते प्रखर, प्रभावी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यह प्रखर नहीं है, यानी यह लक्षण माता में दिखाई नहीं पड़ेगा। माता में कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए यहाँ डबल C होना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ से यह XC और यहाँ से यह X आ जाएगा, तो यह हो गया, यह बालिका हो गई। और अगर यहाँ से XC और पुरुष से अगर Y चला आए तो यह बालक हो गया। तो अब देखिए माता से यह कैरेक्टर बालक में, उसके पुत्र में आता है। तो आनुवांशिक गुण का यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि माता को वर्णांधता है, इसके पुत्र को भी वर्णांधता हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि शारीरिक लक्षण जो होते हैं, जो शरीर के, आंख का खराब होना शारीरिक लक्षण है, वर्णांधता शारीरिक लक्षण है। अब यह जो एक शारीरिक लक्षण है यह माता से उसके पुत्र में आ गया। तो इस तरह से शारीरिक लक्षण का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद प्रतिगामी जीन जो होते हैं वह आगे की ओर संप्रेषित हो जाते हैं और प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। प्रतिगामी जीन का मतलब अप्रभावी जीन, जो ज़्यादा प्रभावी नहीं है उसको हम कहेंगे अप्रभावी, को हम कहेंगे प्रतिगामी, और जो ज़्यादा प्रभावी है, जो प्रभावशाली है, उसको हम कहेंगे प्रखर। तो जो प्रखर जीन होते हैं वह उस पीढ़ी में ही अपने आप को दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे इसमें अगर ये XC है तो यहाँ प्रखर हो गया, इसलिए यह दिखाई पड़ गया, लेकिन यहाँ पर प्रतिगामी है तो यह आगे स्थानांतरित हुआ। तो प्रतिगामी जीन जो होते हैं वह आगे की ओर अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, जबकि प्रखर जीन स्वयं ही दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। अब दूसरा क्या है, तो मैंने आपको बताया कि आनुवांशिकी के द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा 3 प्रकार के लक्षण अपने संतानों में प्रकट होते हैं। माता पिता से जो लक्षण आ रहा है, माता पिता से जो कैरेक्टर आ रहा है, इस कैरेक्टर
को हम कहेंगे आनुवांशिकता। आनुवंशिकता, और ये जो आनुवंशिकता है इसमें एक है शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव, और दूसरा जो है वह है बुद्धि यानी कि मानसिक प्रभाव। तो मानसिक प्रभाव का अर्थ क्या होता है? मानसिक प्रभाव का अर्थ हो गया बुद्धि। बुद्धि, तो बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बुद्धि का मतलब क्या हो गया? बुद्धि का मतलब हो गया कि अधिगम की योग्यता। अधिगम की योग्यता। दूसरा क्या है? बुद्धि का दूसरा अर्थ क्या है? समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता। और तीसरा जो अर्थ है वह है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। तो अधिगम की योग्यता मतलब क्या हो गया? सीखने की योग्यता। बुद्धि है तभी सीखा जा सकता है, अगर बुद्धि नहीं है तो सीखना असंभव है। दूसरी चीज है किसी भी चीज को समायोजित करने की क्षमता, और तीसरा है किसी भी स्थिति परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। इन तीनों क्षमताओं का जो कार्यभार है यह बुद्धि के ऊपर है, यानी कि बुद्धि रिस्पॉन्सिबल है अधिगम के लिए, समायोजन के लिए और निर्णय लेने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्धि आवश्यक है किसके लिए? तो ऑप्शन है अधिगम के लिए, समायोजन के लिए, निर्णय लेने के लिए। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित करेंगे इसको। जिस बालक में सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। याद रखिए, जिस बालक में सीखने की गति अधिक होती है, जो अधिक से अधिक सीख सकता है, उसका मानसिक विकास भी अधिक से अधिक होता है। गोडार्ड नामक एक विचारक जो थे उन्होंने बताया था कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान। मंद बुद्धि माता पिता की संतान। मंद बुद्धि माता पिता की संतान। मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान। तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है, और तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है, ऐसा गोडार्ड ने कहा था। गोडार्ड ने कहा था कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है, और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। बालक जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक इत्यादि विकास होगा। यानी जिस प्रकार का उसके अंदर संवेग होगा उसमें उस तरह का सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास होगा। उसके भाषा संबंधी क्षमता का विकास भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें बुद्धि का स्तर क्या है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक जो होते हैं वो गंभीर कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिनमें संवेगात्मक रूप से जो बच्चे असंतुलित होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, वो उन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जो कि विषय गंभीर होते हैं या फिर इस तरह के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि का समायोजन करने का क्षमता जो है वह कम होता है, और सीखने की क्षमता भी कम होती है, और साथ ही साथ निर्णय लेने की भी क्षमता कम होती है। अब जो बच्चे मंद बुद्धि के होंगे, जो बच्चे या फिर तीव्र बुद्धि के होंगे और जिनमें शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हुआ होगा, अगर बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं और शारीरिक विकास हुआ होगा तो उन बच्चे का चरित्र भी अच्छा होगा। और जिन बच्चों में बुद्धि की सीमा निम्नतम होगी और शारीरिक विकास में अपंगता होगी तो ऐसे बच्चे के चरित्र में भी कुंठाजनित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने एक अनुसंधान किया ज्यूक नामक व्यक्ति पर। 1877 ईस्वी में ज्यूक
ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन किया। ज्यूक एक व्यक्ति था, इसके वंशजों का अध्ययन किया डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने, और उसने बताया कि व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव भी स्पष्ट होता है। व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है। ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशानुक्रमों का, उसके पूर्वजों का, उसके वंश का अध्ययन करने के बाद डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक इस बात पर पहुंचे कि व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। अब वंशानुगत कारक का मतलब ये हुआ कि अगर शारीरिक गठन कमजोर है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर विकलांग है, तो विकलांगता के कई कारण हो सकते हैं। विकलांगता के आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं और वातावरणीय कारण भी हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। यदि वह आनुवंशिक कारण है या फिर नहीं भी है, अगर वह विकलांग है तो उसके अंदर हीन भावना ग्रसित हो जाती है। हीन भावना बुद्धि पर कुठाराघात करती है और इस तरह से बुद्धि और शारीरिक अपंगता के कारण जो चरित्र का निर्माण होता है वह एक अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। यहाँ चरित्र का अर्थ है व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, समायोजित करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता, व्यवहारिक क्षमता, प्रकट करने की क्षमता, है ना, सामाजिक जिम्मेवारियों और सामाजिक क्रियाओं को करने की क्षमता, ये सारी जो क्षमताएं हैं उसमें उसकी कमी देखी जाएगी उसकी। तो इसलिए डगडेल ने इन बातों पर विचार करके व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, ये सिद्धांत दिया। तो आज हमने जाना कि आनुवांशिकता का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अब हम इसके बाद विचार करेंगे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, बालकों के विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर हम पढ़ेंगे कि वातावरण का प्रभाव और अनुवांशिक यानी वंशानुगत प्रभाव, इन दोनों प्रभावों के बीच में क्या समानताएं होती है और क्या असमानताएं होती है। तो यदि आप ऐसे ही इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।